दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो गया है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का, जहां देश में 1,12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। तो यूपी में आंकड़ा जो है वो अब 5,000 को पार कर गया है। यूपी में 5,175 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बाराबंकी में 95, जौनपुर में 12, सिद्धार्थ नगर में 11 नए मामले सामने आए हैं। उन्नाव में 5, श्रावस्ती में 4, कानपुर में 3 नए केस। गौतम बुद्ध नगर में एक शख्स की कोरोना से मौत हुई है। तो लगातार आंकड़े भयावह हो रहे हैं और इन सब के बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। तो 2 बजे ये कोरोना का अपडेट हेल्थ बुलेटिन हम आपको रोज जो देते हैं, ये उसकी तस्वीर है। 1,12,000 मामले पूरे देश में, जबकि 5,000 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पार कर चुका है। 5,175 कोरोना संक्रमित अब तक उत्तर प्रदेश में मिल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई। यूपी में 5,175 मरीज कोरोना संक्रमित हैं। बाराबंकी में 95, आजमगढ़ में 15 नए मरीज मिले हैं। जौनपुर में 12, सिद्धार्थनगर में 11 नए मामले सामने आए हैं। मथुरा में शोहदों की गंदी हरकत सामने आई है, जिसे सिर्फ करतूत ही नहीं बल्कि शर्मनाक कहा जा सकता है। यहां पर शोहदों ने पानी लेने जा रही 2 सगी बहनों के साथ बदतमीजी की, उनके साथ छेड़खानी की, गालियां दी। ये तस्वीरें सुरीर के नगला जय सिंह गांव की है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आदमी आ रहे हैं और सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है, ये वीडियो किसने बनाया और क्या कार्रवाई हो गई है इस युवक पर? देखिए, आरोपी युवक ने ही ये वीडियो बनाई, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया कि आखिरकार ये वीडियो किसकी है। जब पता चला कि गांव की रहने वाली लड़की की है, ये दरअसल दोनों अपनी बहन हैं, ये पानी लेने जा रही थी। तभी रास्ते में एक युवक फिल्मी स्टाइल में आता है और उन्हें रोक लेता है। रोकने के बाद इन्हें भद्दी भद्दी गालियां देता है और छेड़खानी करता है। उसके बाद छेड़खानी के बाद फरार हो जाता है और वीडियो उसी ने ही बनाई है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल उसी ने की। जिसके बाद वीडियो वायरल हुई, तत्काल इसके पिता पुलिस के पास गए। पुलिस के मामला दर्ज कर लिया, आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और छानबीन में जुट गई है पुलिस। बिल्कुल, लेकिन सौरभ, सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने आई है, ये घटना क्या आज की है या पुरानी है? वीडियो वायरल हुआ तब मामला संज्ञान में आया? देखिए, वीडियो कल की बताई जा रही है। कल ये दोनों लड़कियां पानी भरने के लिए जा रही थी, तभी युवक ने रोक लिया और रोकने के बाद इससे दबंगई से छेड़खानी की। छेड़खानी करने के बाद जो पानी का मटका होता है उसे गिरा दिया। गिराने के बाद भद्दी भद्दी गालियां दी। गालियां देने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो जाता है। जिसके बाद बिल्कुल, तो इस पर पूरे मामले पर कार्रवाई हो गई है और ये तस्वीर मथुरा से सामने आई है। शुक्रिया सौरभ। तो यही वो तस्वीर है। बदायूं में भी छेड़खानी का विरोध करने पर बवाल हो गया, लेकिन मथुरा से तस्वीर अलग ऐसे है कि यहां पर अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर बात करें बदायूं की, तो यहां पर छेड़खानी के बाद दबंगों ने युवती के पिता की पिटाई की, फायरिंग की गई, पत्थर बरसाए गए। अभी पुलिस मामले में सिर्फ जांच की बात कह रही है। मामला बिसौली के लक्ष्मीपुर गांव का है, तो ये अलग ही संस्कार यहां पर पनप रहे हैं। बदायूं में छेड़खानी हुई, उसके बाद यहां पर आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बदायूं में जो छेड़खानी हुई उसमें दबंगों ने युवती के पिता की पिटाई कर दी। मतलब यह हुआ कि दबंग अपने शोहदों के साथ हैं कि अगर आप किसी लड़की को छेड़ देते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, तो आपका बाप आपके साथ खड़ा है। तो ये संस्कार बदायूं में जो पैदा हो रहे हैं, ये बताते हैं कि अपराध और अपराधी कैसे समाज में पनपते हैं। और पुलिस भी यहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। फायरिंग के अलावा पत्थर बरसा दिए गए पीड़िता के पिता के ऊपर। तो हद ये स्थिति है कि अगर कोई पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए विरोध कर दे तो उसकी जान जा सकती है। फायरिंग में उसकी जान नहीं गई, वो उसकी किस्मत है।
वही राम की नगरी अयोध्या से खबर है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इस बीच समतलीकरण के दौरान पुराने अवशेष मिले हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, 7 अनोखे पत्थर भी मिले हैं। 6 लाल पत्थर के स्तंभ और 5 फुट के नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति भी मिली है। दरअसल यहां पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब 10 मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। तो देखिए, यही वो अवशेष हैं जो राम मंदिर निर्माण के दौरान मिले हैं। और एबीपी गंगा संवाददाता ऋषि हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। ऋषि, जो ये पत्थर मिले हैं, जो इनकी नक्काशी है, जो कलाकृति है, अपने आप में अद्भुत है। क्या कुछ इसमें है और अब इनको कहां पर रखा गया है? जी, आपको बता दें, ये जो खुदाई के दौरान ये पत्थर मिले हैं, समतलीकरण का काम चल रहा था मंदिर में, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए अब जो अवशेष मिले हैं इनको मानस भवन में रखा गया है। एसआईटी की टीम को ये सौंपी जाएगी पत्थर। जो ये पत्थर हैं ये अपने में एक अद्भुत हैं, ये काफी प्राचीन है, काफी वर्ष पुराने हैं। इसमें एक शिवलिंग भी मिली है और इसमें कई अवशेष ऐसे हैं जो प्रतिमा खंडित हैं, वो सब खुदाई के दौरान मिले हैं। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि जानकारी के लिए। तो देखिए, यही वो पत्थर है जो राम मंदिर निर्माण के दौरान जो समतलीकरण का काम चल रहा था उस दौरान ये मिले हैं। अब इन पत्थरों को मानस भवन में रखा जाएगा। तो जो ये पत्थर है, आप इनकी नक्काशी देखिए और जो भारतीय शैली रही है वो इसमें आप देख सकते हैं। शिवलिंग भी मिला है और शिवलिंग लगभग 5 फीट का है, 4 फुट 11 इंच का। तो ये तमाम चीज़ें मिली। और श्रावस्ती से एक बड़ी खबर आ रही है। मछली शहर में मनरेगा घोटाला हुआ है। 70 लाख से ज्यादा की हेरीफेरी कर दी गई। 54 ग्राम रोजगार सेवकों के वेतन में गड़बड़ी का मामला सामने आया। 3 साल के मानदेय में गड़बड़झाला किया गया। धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो श्रावस्ती से अहम खबर, जहां पर मछली शहर में मनरेगा घोटाला सामने आया है। 70 लाख से ज्यादा की हेराफेरी की गई। 54 ग्राम रोजगार सेवकों के वेतन में गड़बड़ी मिली है। 3 साल के मानदेय में गड़बड़झाला किया गया। धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। तो 3 साल का यह पूरा मसला है और 3 साल में लगभग 70 लाख की हेराफेरी की बात सामने आ रही है। 3 वर्षों की मनरेगा का जितना भी बकाया था उसका भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 12 मई को किया जाना था। उसी संदर्भ में यह सूचना पूर्व में भेजी जा चुकी थी। दोबारा जब ये सूचना भेजी गई तो उसी में कुछ रचना हुआ, इसलिए इन पर FIR दर्ज कराया गया और यह कुल राशि 70,46,566 रुपये की थी। हाँ, वो तीनों कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। और बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी भी है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। शिक्षा मित्रों की जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया है और जून में शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। तो जो आखिरी संकट 69,000 शिक्षकों की भर्ती में था वो संकट अब टल चुका है। दरअसल जो शिक्षा मित्र हैं वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया है और जून में अब शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और इसको लेकर तमाम अभ्यर्थी परेशान भी थे। वो ये पूछ भी रहे थे बार बार कि आखिर
कब उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन एक बड़ी राहत मिली। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है इस पूरी याचिका को खारिज करते हुए? तो देखिए वैसे अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट जो 69,000 की भर्ती है इससे सुनवाई करते हुए खासतौर से अगर बात करें तो अभी अंतरिम आदेश नहीं दिया है, इसके लगा दिया है। और इसमें जो सरकारी वकील थे मुकुल रोहतगी, उनको जो है सुना गया है। इसके साथ साथ जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनको भी सुना गया है। तमाम सारे लोगों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि अभी कोई इसमें आदेश नहीं देंगे, अंतरिम रोक जरूर लगाई है। यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है, उनसे जवाब मांगा गया है, उसके बाद ही अगली कोई सुनवाई होगी। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। और यूपी में बस पॉलिटिक्स को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू जेल भेज दिए गए हैं। जिस तरीके से बसों को लेकर आगरा में हंगामा हुआ तो उन्हें लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में जेल भेजा गया। जैसे ही आगरा में अजय लल्लू को जमानत मिली तो लखनऊ में दर्ज मामले को लेकर लखनऊ पुलिस ने आगरा से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अस्थायी जेल में भेजा गया है। आज अजय लल्लू की कोर्ट में पेशी होनी है। एक दिन की गिरफ्तारी की गई है, जो एक फर्जी मुकदमा लिखा गया है उसमें इनकी बेल कराने के लिए हम लोग आए थे, पर पुलिस ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हम लोग को रिमांड एप्लीकेशन पेश नहीं होने दी और हम लोग को रिमांड रिफ्यूज़ल की एप्लीकेशन पेश ही नहीं करने दी और रात में इस तरह से रिमांड करा दिया, जबकि इनके पास पर्याप्त समय था। कल दिन में आराम से ये जो रिमांड मजिस्ट्रेट थे वहाँ पेश करा सकते थे, लेकिन इन्हें पता था कहीं ना कहीं ये रिमांड अगर बहस होगी तो रिमांड खारिज कर दी जाएगी, इसीलिए इन्होंने रिमांड रिफ्यूज़ल की एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर पेश नहीं होने दी। तो उत्तर प्रदेश में बस पॉलिटिक्स अब बहुत आगे निकल चुकी है। मामला धोखाधड़ी के आरोप गिरफ्तारियों तक पहुंच गया है और इसी संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू जेल भेज दिए गए हैं। मामला ये था कि जो बसेस की लिस्ट भेजी गई थी उसमें स्कूटर और मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, लोडर वाहन के नंबर दे दिए गए थे। इसी को फर्जीवाड़ा माना गया, FIR दर्ज की गई। अब बसों को लेकर आगरा में जब हंगामा हुआ उन्होंने लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में जेल भेजा गया और जैसे ही आगरा में अजय लल्लू को जमानत मिली तो लखनऊ में दर्ज मामले को लेकर लखनऊ पुलिस ने आगरा से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अस्थायी जेल में भेजा गया है। आज अजय लल्लू की कोर्ट में पेशी होनी है। प्रयागराज में कल 3 सगे भाइयों की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में एक वीडियो सामने आया है। वारदात के वक्त का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि घटनास्थल पर जमा लोग बेरहमी के साथ लाठी डंडे बरसाकर तीनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि महिलाएं चीख पुकार कर रही हैं, रहम की भीख मांग रही हैं, लेकिन करीबी रिश्तेदार कतई रहम नहीं खा रहे और लगातार पिटाई कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, कोहराम मचा हुआ है गाँव में। और दूसरी तस्वीर, जो लोग तमाशा देख रहे थे वो चाहते तो शायद जिंदगियां बच सकती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां तक जाए। और अब सवाल प्रयागराज पुलिस पर भी है कि एक के बाद एक ट्रिपल मर्डर की घटनाएं होती चली जा रही हैं और आखिर प्रयागराज पुलिस पंगु क्यों बनी है? अपराध पर नियंत्रण प्रयागराज पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? और सवाल ये भी है, औरैया जैसी घटनाओं को अगर छिपाना हो, उसमें पर्दा लगाना हो तो प्रयागराज पुलिस नेतृत्व करती हुई दिखती है, लेकिन ट्रिपल मर्डर की घटनाओं को रोकना हो तो फिर हालत क्यों खराब है? क्योंकि इससे पहले मांडा थाना क्षेत्र में भी एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई थी और इससे पहले भी इस तरीके के सामूहिक नरसंहार के मामले आ गए हैं, लेकिन प्रयागराज पुलिस पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। और झांसी में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। दरअसल बेवजह भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग ना होने पर वहां पर लाठियां भांज दी गई। तो देखिए तस्वीर है झांसी की, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी सी ढील क्या मिली, लोग रास्तों पर उमड़ पड़े, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जब धज्जियां उड़ी तो फिर पुलिस वालों को सख्ती करनी पड़ गई और ये करनी भी चाहिए क्योंकि ये लोगों की जिंदगी का मामला है।
और आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर की बात करें तो यहां पर गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक गो तस्कर को ढेर कर दिया। दरअसल गो तस्करों ने एक सिपाही के पेट पर चाकुओं से 3 बार किए, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक को ढेर कर दिया। तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि 3 बदमाश फरार हो गए। तो ये तस्वीर हम आपको सहारनपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर गो तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। और पहले जब मुठभेड़ शुरू हुई तो गो तस्कर ने एक सिपाही पर हमला कर दिया इसी चाकू से, जिसके बाद वो घायल हो गया। पुलिस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर लखनऊ पुलिस को भी बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चौक लूटकांड के एक आरोपी को 50,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश शिबू और उसके साथी को पकड़ा है, जो चारबाग स्टेशन के पास पुलिस के हत्थे चढ़े। इस मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जघन्य अपराधी था, लुटेरा था। इस पिछले वर्ष ये अंबेडकर नगर में बैंक की लूट की घटना में इनामिया था। हमारे यहाँ जो याहियागंज में चौक क्षेत्र में भी घटना हुई थी, जिसमें हत्या और लूट की गई थी, उसमें भी ये वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध 50,000 का इनाम जनपद अम्बेडकर नगर से, और हमारे यहाँ से 25,000 का इनामिया था। ये सैनगंज पुलिस को हमारी की टीम को इस बात की सूचना मफ्तिर खास से मिली, तो इसकी पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसके पैर में गोली लगी है। हमारी इसके पास से एक मोटरसाइकिल और 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। उधर ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पर 3 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए तो 4 बदमाश मौके से फरार हो गए। ये मुठभेड़ सूरजपुर थाना इलाके में हुई। बदमाशों से लूट के सामान से भरा ट्रक और तमंचे बरामद कर लिए गए और फरार बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूरजपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी और इन बदमाशों के पास से लूट का सामान और तमंचा बरामद किया गया। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए, जबकि 4 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। और बड़ी खबर कौशाम्बी से है, जहां पर मिट्टी खुदाई के वक्त हादसा हो गया। मिट्टी का टीला ढहने से 2 युवतियों की मौत हो गई। तो देखिए, यही वो घटना स्थल है जहां पर मिट्टी का टीला गिरा। हालांकि अब रेस्क्यू किया जा रहा है। मलबा गिरने से 3 लोग घायल हुए, 2 की मौत हो गई। 3 लोगों को रेस्क्यू के बाद बचाया गया। हालांकि 2 लोग उसमें खुशकिस्मत नहीं रहे और उनकी जान चली गई। गाँव में मातम का माहौल है। तो कौशाम्बी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मिट्टी का टीला ढहने की वजह से यह हादसा हो गया। और देखिए किस तरीके से जो मिट्टी काटी जाती है, और देर काफ़ी हो गई क्योंकि गांव में जेसीबी पहुंची, उसके बाद खुदाई शुरू हुई और इसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लॉकडाउन में अपराधियों को मानो मौका मिल गया है। इतनी सख्ती और तमाम दावों के बाद भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। रामपुर में भाजपा नेता को कल रात मौत के घाट उतार दिया गया। घर जाते वक्त बदमाश जो थे वो भाजपा नेता को उन्होंने गोली मार दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त भाजपा नेता अनुराग शर्मा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अनुराग शर्मा हिंदू जागरण मंच और शिवसेना से भी जुड़े रहे हैं। इसके साथ ही नाराज लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक अनुराग शर्मा जी थे, 40 वर्षीय थे। अपनी स्कूटी पे जा रहे थे शाम के टाइम, करीब 8:15 से 8:30 के बीच में। तो उन पे हमला हुआ और उन 2 गोली मारी। उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। परिवार जिस तरह की भी तकलीफ नहीं, उस तरह से मुकदमा लिख के कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी खबर फतेहपुर से भी है, जहां पर कोरोना के 5 नए केस आए हैं। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29 हो गई है। डीएम ने इलाके को सील करा दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और फतेहपुर वो जिला है जहां पर श्रमिकों की वापसी के बाद लगातार मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। फतेहपुर का ही जो पड़ोसी जिला है वहां पर भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अब फतेहपुर में 5 नए कोरोना के केस आए हैं और जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 29 हो गई है। जिलाधिकारी ने इलाके को सील करा दिया है और वहां पर अब स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है।
खबर फतेहपुर से है, जहां पर 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रयागराज में आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर शाहगंज के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भीषण आग लग गई। करीब आधा दर्जन दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि प्रयागराज में ये बहुत बड़ा हब है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आग लगी है, करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। हालांकि दमकल की गाड़ियां पहुंची, मौके पर आग को काबू में किया गया, लेकिन आशंका ये है कि तब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। जो इन दुकानों में सामान रखा था वो जल चुका था।